नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं स्पेशल ई लर्निंग क्लासेज में आपका। आज की क्लास 10 साइंस इंग्लिश मीडियम में चैप्टर 3 जो जेनेटिक्स से रिलेटेड है उसकी स्टडी हम आगे करेंगे। इसमें हमने पिछली क्लास में जो इससे पहले एक क्लास हमने ली थी इससे चैप्टर से रिलेटेड, उसमें हमने पढ़ा था कि जेनेटिक्स जो है वो क्या होती है, उससे रिलेटेड कुछ से डेफिनेशंस वगैरह जो हैं वो हमने पढ़ी थी। उसके बाद में खास तौर से इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में, जिसमें लॉज ऑफ मेंडल अबाउट द जेनेटिक्स या अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो उसके लिए जिसको हमें मेंडलिज्म में भी बोलते हैं, तो मेंडलिज्म के बारे में या फिर मेंडल का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसके बारे में पढ़ा था। बाद में मेंडल के सक्सेस के क्या रीज़न जो है वो रहे थे वो, या फिर उन्होंने किन रीजंस के कारण से सिलेक्शन किया था पी प्लांट का या गार्डन बी प्लांट का, उनके बारे में हमने पढ़ा था। अब आज हमें मेंडल से रिलेटेड जो लॉज ऑफ मेंडल है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए लॉज ऑफ मेंडल या मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट है, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जो हैं, उनकी स्टडी हम करें तो उसके लिए कुछ विशेष टर्म्स जो यूज होती हैं जो जेनेटिक्स से रिलेटेड है, जिनको हम जेनेटिक टर्मिनोलॉजी कहेंगे, उनको जानना जरूरी है। इसमें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कुछ विशेष वर्ड वगैरह जो वो काम में आते हैं, जैसे एलिल है, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस से, डोमिनेंट, रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक से, इस तरह के जो वर्ड या टर्म्स जो काम में ले जाते हैं उनका अर्थ क्या होता है, उनका मीनिंग्स क्या होता है, उनको समझना जरूरी है। वो शॉर्ट टर्म होते हैं जो एक विशेष परिभाषा के रूप में काम में ली जाते हैं, तो उनको हम पढ़ेंगे। उनमें सबसे पहले एक जेनेटिक टर्मिनोलॉजी में हम टर्म्स जो है वो देखें तो वो है जेनेटिक कैरेक्टर। जेनेटिक कैरेक्टर जो है वो किसे कहेंगे? कैरेक्टर विच ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जो ट्रांसमिट होता है कैरेक्टर, ऐसा कैरेक्टर जो है वो जेनेटिक कैरेक्टर कहलाता है। जैसे ह्यूमन बीइंग में देखें, कलर ऑफ ए स्किन या स्किन कलर की बात करें तो वो एक जेनेटिक कैरेक्टर है। आंखों का जो रंग है वो एक जेनेटिक कैरेक्टर है। ह्यूमन बीइंग में जो ब्लड ग्रुप होता है वो एक जेनेटिक कैरेक्टर है। जो संतान में उनके माता पिता से आता है, उनके पेरेंट्स से आता है, तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम जेनेटिक कैरेक्टर्स कहेंगे। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट किया था पी प्लांट को। उस पी प्लांट में उन्होंने 7 जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन्हीं का सिलेक्शन किया था जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। वो 7 फीचर या 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जैसे लेंथ ऑफ प्लांट या फिर पोजीशन ऑफ फ्लावर ऑन ए प्लांट, या कलर ऑफ ए फ्लावर, कलर ऑफ ए सीड, शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ पॉड, या फिर लेग्यूम। इस तरह के जो 7 कैरेक्टर्स जो थे वो क्या थे? जेनेटिक कैरेक्टर्स थे। ठीक है। इसके बाद में आगे एक दूसरा वर्ड या दूसरी जो टर्म है इसमें काम में ले जाती है वो है जीन। जीन जो है वो हम किसे कहेंगे? एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, कोई भी एनी वन कैरेक्टर है, जैसे प्लांट में हाइट ऑफ प्लांट हो या फिर चाहे उसके बेसिस पर हमें चाहे कलर ऑफ फ्लावर हो, कलर ऑफ सीड हो, कलर ऑफ पॉड हो, कोई सा भी एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसकी हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कोई ना कोई फैक्टर, जो क्या करता है, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में या पेरेंट्स से संतान में, जनकों से संतान में उस लक्षण को लेकर जाता है, उस फैक्टर को नाम दिया जाता है क्या? जीन, या उसके लिए टर्म यूज करते हैं वो जीन है। तो जीन जो है वो क्या हो गया? फैक्टर विच रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी वन जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, या विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ एनी वन जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक, जो किसी एक आनुवंशिक लक्षण का नियंत्रण और उसकी वंशागति करता है, उसको हम जीन कहते हैं। ये जीन वर्ड जो है या टर्म है ये 1905 में जॉनसन ने दी थी। उससे पहले मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें उन्होंने जीन टर्म जो है वो काम में नहीं ली, उन्होंने जीन के स्थान पर काम में लिया था एक वर्ड है फैक्टर। तो जीन जो है वो मेंडल के जो फैक्टर थे वही क्या है? वर्तमान में जीन के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद में एक और वर्ड जो है या एक और टर्म जो है उसको हम देखेंगे, जिसको हम कहेंगे कॉन्ट्रास्टिंग
कैरेक्टर्स। अब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो है वो किसे कहेंगे? जैसे मेंडल ने सिलेक्शन किया था किसी भी एक जेनेटिक कैरेक्टर्स को या दो जेनेटिक कैरेक्टर्स को, और उसके बेसिस पर उन्होंने बाद में अपने एक्सपेरिमेंट जो है वो किए थे। अब उनमें जैसे किसी एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होते हैं, इसको एक एग्जांपल से देखें तो ज़्यादा क्लियर होगा। कोई भी एक वर्ड जो है वो मान ले काम में ले लिया हमने, या कोई भी एक जेनेटिक कैरेक्टर जो है वो यूज में हमने ले लिया। वो जेनेटिक कैरेक्टर मान ले क्या है? हाइट ऑफ ए प्लांट, ये हो गया। अब हाइट ऑफ प्लांट ये तो एक जेनेटिक कैरेक्टर है। इस जेनेटिक कैरेक्टर की दो अलग अलग फॉर्म मिलती हैं। मेंडल के अनुसार कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर हो उसकी एक से ज्यादा फॉर्म मिलेंगे। मेंडल के अकॉर्डिंग क्या थी? दो ही फॉर्म मिलती हैं। बाद में पता चला कि दो से ज्यादा फॉर्म भी हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर दो मानकर ही चलेंगे। तो हर एक जेनेटिक कैरेक्टर्स के दो अलग अलग फॉर्म मिलते हैं, उन्हीं को हम कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कहेंगे। जैसे हाइट ऑफ प्लांट ये तो हो गया एक जेनेटिक कैरेक्टर, और इसके बेसिस पर देखें तो प्लांट दो फॉर्म शो करता है। या तो प्लांट जो है उसकी हाइट ज्यादा होती है तो वो टाल है, या फिर कम होती है तो वो क्या है? ड्वार्फ। तो टाल और ड्वार्फ ये दोनों ही कैरेक्टर तो एक ही हुआ, हाइट ऑफ ए प्लांट रही, लेकिन हाइट के बेसिस पर या हाइट ऑफ प्लांट इस कैरेक्टर के दो फॉर्म अलग अलग हो गए, टाल और ड्वार्फ। कलर ऑफ फ्लावर ये एक जेनेटिक कैरेक्टर है, और उसमें फ्लावर के जो कलर हैं वॉयलेट और वाइट, वो उसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर या कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म होंगे। तो एनी वन जेनेटिक कैरेक्टर हैज टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स या टू कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स विच आर डिफरेंट विद ईच अदर, जो एक दूसरे से एकदम अलग होते हैं, जिनको देखकर हम आसानी से पहचान कर सकते हैं। जैसे शेप ऑफ सीड, ये एक कैरेक्टर है। शेप ऑफ ए सीड, इसके बेसिस पर देखें तो ये तो एक जेनेटिक कैरेक्टर हो गया। इसकी दो अलग अलग फॉर्म है, या तो शेप होती है राउंड सीड की, या फिर कैसी होती है? रिंकल्ड। तो ये दोनों जो है वो इसके कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो गए। तो किसी भी जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, वह कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कहलाएंगे। तो ये दोनों कैरेक्टर अलग अलग हैं, दोनों लक्षण अलग अलग हैं, लेकिन है एक ही लक्षण के दो रूप। तो ये तो हुआ जेनेटिक कैरेक्टर, और ये है जेनेटिक फॉर्म ऑफ ए जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी भी जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक की दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म हैं। अब उसके बाद में एक वर्ड जो है वो और या एक टर्म और काम में आती है, वो है एलिलोमॉर्फ। एलिलोमॉर्फ या जिसको शॉर्ट में एलिल भी कहा जाता है। एलिल या प्लूरल में हो जाए तो एलिल्स हो जाएंगे। अब एलिलोमॉर्फ या एलिल जो है वो किन्हें कहेंगे उसको देखें। जैसे एक जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स या दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म हैं, एक लक्षण के दो रूप हैं। अब एक चीज जीन की हमने ये पढ़ी कि एक जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको कंट्रोल करती है एक जीन। हर कैरेक्टर के लिए, हर लक्षण के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होती है। अब यहाँ पर ये एक जेनेटिक कैरेक्टर है, तो इसका मतलब है इसके लिए भी कोई ना कोई जीन तो होगी। अब यदि इस कैरेक्टर के दो फॉर्म है, तो इसका मतलब उसको कंट्रोल करने वाली जीन है, उसके भी तो दो फॉर्म होने चाहिए, तभी तो उसके दो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मिलेंगे। एक लक्षण के यदि दो रूप हैं, तो निश्चित रूप से उस कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली जो जीन है उसके भी दो रूप होंगे। एक कैरेक्टर के जो दो अलग अलग रूप हैं वो तो है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, और उस कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली जीन के जो जो अलग अलग रूप हैं, जो डिफरेंट फॉर्म हैं, उनको हम कहेंगे एलिल। तो एलिलोमॉर्फ या फिर एलिल जो है वो किसको कहा जाएगा? ये फैक्टर जो रिप्रेजेंट करते हैं दो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन। तो सीधा सा हम ये कह सकते हैं कि अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ ए जीन। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर तो क्या हो गए? अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ ए जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स is called contrasting characters, and alternate forms that responsible for that character वो कहलाएंगे एलिलोमॉर्फिया एलिल। जैसे यहाँ पर हम देखें हाइट ऑफ प्लांट, प्लांट की हाइट को कंट्रोल करने वाली जो जीन है वो है टी। टी से इसको हमें शो करते हैं। अब उसके दो कॉन्ट्रास्टिंग फीचर हैं या कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म हैं,
तो उसकी जीन के भी दो फॉर्म होंगे और वो होंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो टी यदि बोल दिया हमने, कैपिटल स्मॉल नहीं लगाया, तो इसका मतलब हाइट ऑफ प्लांट को कंट्रोल करने वाली जीन की बात कर रहे हैं, और इस जीन के दो अलग अलग फॉर्म होंगे, वो कैपिटल और स्मॉल, क्योंकि उनको डिफरेंट शो करना है, दो डिफरेंट फॉर्म है, अल्टरनेट फॉर्म है, तो उनको हम एलीले कहेंगे। तो डेफिनेशन में ये ध्यान में रख लें, द अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ ए जीन कॉल्ड एलील्स, उनको हमें एलील्स कहेंगे। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी हाइट ऑफ प्लांट का जो कैरेक्टर है उसकी जीन के एलील हैं। शेप ऑफ सीड, इसमें राउंड और रिंकल्ड, ये तो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म है, और ये कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये उस कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली जीन के अल्टरनेट फॉर्म में, या जीन के दो डिफरेंट फॉर्म जो हैं वो यहाँ पर हो गए। अब इसके बाद में आगे एक और टर्म जो टर्मिनोलॉजी में यूज में आती है उसको हम देखते हैं, वो है होमोजाइगस। अब होमोजाइगस और एक इसी से मिलती जुलती टर्म और काम में आती है, वो है हेट्रोजाइगस, हालांकि है इससे एकदम अलग। तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या है उसको और देखते हैं। अब होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस को पढ़ें तो उसके लिए ये ध्यान में रखें कि कोई भी जीव जो होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे पी प्लांट की हम बात करें, उसमें एक जेनेटिक कैरेक्टर जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन होती है, वो हमेशा ही उस जीन के जो एलील हैं वो हमेशा ही किस रूप में मिलते हैं, एक पेयर के रूप में मिलेंगे। तो एलील हमेशा, एलील ऑलवेज प्रेजेंट इन ए पेयर, या ये कह सकते हैं द एलील ऑफ वन जीन ऑलवेज प्रेजेंट इन ए पेयर, या इन द फॉर्म ऑफ ए पेयर। अब ये पेयर के फॉर्म में मिलेंगे, पेयर का मतलब दो जीन, दो एलील एक साथ मिलेंगे। अब इस बेसिस पर देखें तो इनके यदि हम पेयर बनाएं, इसे इन दो एलील के पेयर बनाएं, तो पेयर ये बन सकते हैं, एक पेयर में कैपिटल टी जो है उसके साथ में दूसरा भी कैपिटल टी आ जाए तो भी तो पेयर ही तो होया, या फिर स्मॉल टी है उसके साथ में स्मॉल टी आ जाए तो भी एक पेयर बन गया, या फिर कैपिटल टी और एक स्मॉल टी आ जाए तो वो भी पेयर है। अब इसको चाहे हम स्मॉल टी कैपिटल टी लिख दें, बात तो एक ही है। यानी इसके बेसिस पर देखें तो टोटल पेयर जो है वो तीन ही टाइप के बने, एक ऐसा पेयर जिसमें दोनों के दोनों कैपिटल टी हैं, एक ऐसा पेयर जिसमें दोनों के दोनों स्मॉल टी हैं, एक ऐसा पेयर जिसमें एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है। तो अब इस बेसिस पर देखें तो चाहे ये हो चाहे ये हो, बात तो एक है। अब इस कंडीशन पे देखें तो जीन या एलील जो है, एलील ऑलवेज प्रेजेंट इन द पेयर फॉर्म, ये पेयर में मिलते हैं, एंड पेयर ऑफ ए वन जीन या पेयर ऑफ ए टू एलील्स, एक जीन के दो एलील पेयर में मिलेंगे, तो पेयर ऑफ ए टू एलील्स इन विच बोथ एलील्स आर सेम, जिसमें दोनों के दोनों एलील जो हैं वो सेम हों। जैसे यहाँ पर कैपिटल टी, इस पेयर में दोनों एलील सेम हैं, स्मॉल टी है तो भी दोनों एलील सेम हैं, कैपिटल आर है तो भी दोनों एलील सेम, स्मॉल आर है तो भी दोनों एलील सेम। इस कंडीशन को हम कहेंगे होमोजाइगस। तो होमोजाइगस कंडीशन जो है वो किसको कहा कि एक ऐसा इंडिविजुअल जिसमें दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर या कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर कह सकते हैं या कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स कह सकते हैं, तो टू कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स दैट आर सेम, यदि दोनों सेम हों तो वो कंडीशन होमोजाइगस कंडीशन है, और दोनों डिफरेंट हों, जैसे ये है तो इसको एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है तो इसको हम कहेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, यूं एक पेयर में द पेयर ऑफ ए जीन इन विच टू एलील्स आर डिफरेंट, जिसमें दो एलील जो है वो दोनों के दोनों कैसे हों, एलील्स यदि दोनों एलील, एक पेयर में दो एलील मिलते हैं, सीधी सी बात ये हो गई, दोनों एलील सेम है तो होमोजाइगस है, दोनों एलील यदि डिफरेंट है तो हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी। होमोजाइगस के लिए एक शब्द, एक वर्ड और भी काम में लेते हैं, प्योर, इसे प्योर भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे एक प्लांट जो है हाइट के बेसिस पर वो टाल हो गया, तो अब इसमें यदि हम देखें तो उसमें पेड़ यदि ये बनाए तो भी ये प्लांट कैसा होगा, टाल, और ये प्लांट बड़ा है तो वो भी ये कैसा होगा, टाल। अब टालनेस का जो एलील है वो कैपिटल टी है और ड्वार्फनेस का जो एलील है वो है स्मॉल टी। यदि दोनों टालनेस के एलील हो तो वो प्लांट सीधी सी बात है पूरी तरह से प्योर टाल है, क्योंकि उसमें एलील ही दोनों टालनेस के। एक ऐसा प्लांट जिसमें दो एलील, एक टालनेस का एक ड्वार्फनेस का दोनों हो, फिर भी वो प्लांट टाल हो तो इसका मतलब उसमें मिलावट है, उनके एलील्स में मिलावट है, वो इम्प्योर है।
तो इनको हम प्योर भी कहते हैं, जबकि हेट्रोजाइगस कंडीशन जो है उसके लिए इम्प्योर वर्ड भी काम में लिया जाता है, अशुद्ध भी इनको कहा जाता है, या इनको हाइब्रिड भी कहते हैं, क्योंकि ऐसे जो पेयर बनते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में जो फर्स्ट F1 जनरेशन ऑब्टेन होती है उसमें मिलते हैं, इसलिए इनको हाइब्रिड भी कहते हैं। इसके बाद में और टर्म्स की हम बात करें, 7th और 8th, दो और टर्म जो एक दूसरे से मिलती जुलती सी हैं उनकी हम बात करते हैं। उसमें एक टर्म जो है वो यूज में ली जाती है वो है फिनोटाइप, एंड सेकेंड वन या 8th वन कह सकते हैं वो है जीनोटाइप। अब फिनोटाइप और जीनोटाइप का मतलब क्या है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसकी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फिनोटाइप, एंड द जेनेटिक अपीयरेंस या द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए प्लांट और ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ए जीनोटाइप। तो किसी भी जीव का जो एक्सटर्नल बैकअप है जिसको हम देख सकें वो फिनोटाइप है। जैसे हमें काम में लेते हैं हाइट ऑफ प्लांट, उसके बेसिस पर प्लांट के दो फॉर्म हो गई, टाल और ड्वार्फ। पौधे उगे हुए हैं क्यारी में, उनको देख के ये बताना है, मान लो 100 पौधे हुए हैं, उनको देख के ये बताना है कि इसमें से कितने तो टाल और कितने ड्वार्फ हैं, तो उनकी हाइट को देखकर बता सकते हैं। 100 पौधे या 10 पौधे हुए हैं, उनमें से ये बताना है कि कितने पौधों पर तो बैंगनी कलर के, वॉयलेट कलर के फ्लावर हैं, कितने प्लांट्स पर व्हाइट कलर के फ्लावर हैं, तो वो भी हम देख के बता सकते हैं। मटर के बीज जो हैं वो पौधे पर लगे हुए हैं, उनमें बीजों को देखकर ये बताना है कि कितने पौधों में तो राउंड शेप वाले सीड हैं, कितने प्लांट्स में रिंकल शेप वाले सीड हैं, तो उनको भी देख के पता लगाया जा सकता है। तो जिनकी जांच की जा सके वो फिनोटाइप हैं, वो एक्सटर्नल अपीयरेंस होते हैं। और एक जीनोटाइप वो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होती है। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका पता सीधे सीधे नहीं लगा जा सकते हैं, देख के नहीं बता सकते हैं। जैसे एक टाल प्लांट जो है उसमें वो प्योर टाल भी हो सकता है, इम्प्योर टाल भी, यानी वो होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी। अब एक लंबा पौधा दिखने में तो लंबा दिख रहा है, ये तो पता लग गया, लेकिन उसमें जीन कौन से हैं, एलील कौन से हैं, दोनों कैपिटल टी हैं या एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, इसका जो है वो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो इनको हम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसका सीधा जो है वो पता नहीं लगा सकते हैं, तो वो उसका जीनोटाइप होगा। तो फिनोटाइप में ये टाल है, ड्वार्फ है, या राउंड शेप है, रिंकल्ड शेप है, वॉयलेट है, वाइट है, ये सारे जो हैं वो उसके फिनोटाइप हैं। और ये हम लिखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, ये जो है वो जीनोटाइप है, वो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है या जेनेटिक स्ट्रक्चर होती है। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो तो है फिनोटाइप, और एक जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है उसको हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप। अब इसके बाद में एक और टर्म जो काम मिले वो है डोमिनेंट एंड सेकेंड वन इज ए रेसेसिव। तो डोमिनेंट और एक रेसेसिव फीचर जो है वो किसको कहेंगे, इसकी और चर्चा यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमने ये देखा एक जेनेटिक कैरेक्टर्स के दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म होते हैं, उन दोनों में से एक तो जो है वो डोमिनेंट होता है, एक है वो रेसेसिव फॉर्म होती है। अब डोमिनेंट हम किसको कहेंगे, जब हम इनका हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, इनके बीच में क्रॉस करवाते हैं, तो ये पेरेंट प्लांट हो गए। इनसे आगे हमें जो अगली जनरेशन मिलेगी उसको हम उगाएंगे और उसमें देखेंगे कि कौन सा लक्षण हुआ है, कौन सी फॉर्म उनमें डेवलप हो रही है। तो उसमें जो फॉर्म डेवलप होगी उसको हम F1 जनरेशन कहेंगे। तो F1 जनरेशन में या हाइब्रिड्स में जो फॉर्म, जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर शो होता है वो तो है डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो शो नहीं होता वो है रेसेसिव कैरेक्टर। जैसे एग्जांपल से देखें टाल और ड्वार्फ, इनके बीच में क्रॉस करवाते हैं तो पहली पीढ़ी में जितने भी पौधे उगते हैं ना अगली पीढ़ी के, वो सारे के सारे लंबे होंगे। तो टालनेस का फीचर या टालनेस का जो कैरेक्टर है वो शो हो रहा है, तो इसका मतलब वो तो है डोमिनेंट कैरेक्टर, और उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है या एलील है वो है डोमिनेंट एलील। तो हेयर टाल इज डोमिनेंट कैरेक्टर एंड कैपिटल टी इज ए डोमिनेंट एलील या डोमिनेंट जीन, एंड ए राउंड इज ए recessive character and small t which is responsible for a dwarfness is a recessive allele या recessive gene। तो इस बेसिस पर यह हो गया।
राउंड और रिंकल्ड इनके बीच में क्रॉस करवाएं, F1 जनरेशन में हमें सारे के सारे प्लांट राउंड सीड वाले मिलेंगे। तो राउंड जो है वो डोमिनेंट है, रिंकल्ड जो है वो रिसेसिव। पहले से पता नहीं चलता इनका, ये एक्सपेरिमेंट हम करवाते हैं तो उसके बेसिस पर अगली जनरेशन में जो कैरेक्टर दिखता है ना वो माना जाएगा डोमिनेंट। टाल और ड्वार्फ के बीच में मान लो क्रॉस करवाया मेंडल ने, और मेंडल को वहाँ पर सारे के सारे प्लांट जो है वो F1 जनरेशन में वो ड्वार्फनेस वाले मिलते, यानी बोने होते, तो फिर ड्वार्फनेस जो है इसको माना जाता है डोमिनेंट फीचर। लेकिन मिले कैसे पौधे? टाल, इसलिए टाल जो है वो डोमिनेंट हो गया और ड्वार्फ जो है वो क्या हो गया? रिसेसिव। तो सीधी सी बात ये कह सकते हैं कि डोमिनेंट जो है वो हम किसको कहेंगे? द कैरेक्टर विच ऑलवेज एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन, तो वो है डोमिनेंट कैरेक्टर। एंड द कैरेक्टर विच नॉट एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन वो है रेसेसिव कैरेक्टर। एंड द एलील रिस्पॉन्सिबल फॉर इट कॉल्ड डोमिनेंट एलील, एलील रिस्पॉन्सिबल फॉर इट विच इज नॉट एक्सप्रेस इज ए रेसेसिव एलील, ये कहलाएंगे। तो इसमें टाल, राउंड या कलर ऑफ ए सीड में देखें तो येलो, ये अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, ये फॉर्म रिप्रेजेंट होते हैं, तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर हैं और इनके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन कैपिटल R, कैपिटल T, कैपिटल Y, ये डोमिनेंट एलील है। इन डोमिनेंट एलील को अलग दिखाने के लिए उनको कैपिटल में लिखते हैं, जबकि रेसेसिव एलील ये हैं स्मॉल t, स्मॉल r, स्मॉल y, इनको स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। और रेसेसिव कैरेक्टर जो है वो क्या हो गया? ड्वार्फ, रिंकल्ड या ग्रीन कलर ऑफ ए सीड, ये रेसेसिव कैरेक्टर्स मिलेंगे। इसके बाद में कुछ और डेफिनेशन जो है उनको ध्यान में रख लें, ये शायद नोट्स वगैरह में लिखवाया नहीं है लेकिन इनको यूं ही ध्यान में रख लेना। एक है मोनो हाइब्रिडाइजेशन या मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और एक वर्ड इसके लिए काम में लेते हैं हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब ये है क्या, इनको देखें। क्रॉस का मतलब क्या है? हाइब्रिडाइजेशन से ही है। हाइट के बेसिस पर प्लांट में दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म हैं, टाल और ड्वार्फ, उनके बीच में क्रॉस करवा दिया, एक मेल के रूप में एक फीमेल के रूप में काम में लिया, और फिर उनसे सीड बने, उनको उगाया, अगली पीढ़ी मिल गई, तो उसको हम कहेंगे क्रॉस। अब ये जो क्रॉस करवाते हैं हम, उनमें किसी एक जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए हम क्रॉस करवाएं तो वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, और दो कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ ध्यान में रखते हुए यदि हमें क्रॉस करवाएं तो वो क्या है? डाई हाइब्रिड क्रॉस। जैसे मेंडल ने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनका सिलेक्शन किया था, हाइट ऑफ प्लांट, शेप ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ फ्लावर या पोजीशन ऑफ ए फ्लावर, ये जो थे वो उनके क्या थे? अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स थे। उन कैरेक्टरिस्टिक्स में से की एक कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखा, क्रॉस करवाया, एक टाल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट, उससे अगली जनरेशन जो है वो ऑब्टेन हुई। उसमें ये देखा कि उस जनरेशन में जो प्लांट हमें मिले हैं, ऑब्टेन हुए, वो लंबे हैं या बोने हैं, उनमें फ्लावर किसी भी कलर का हो, फ्लावर की पोजीशन चाहे कोई सी भी हो, सीड का कलर चाहे जैसा हो, सीड की शेप चाहे जैसी हो, उनको ध्यान में ही नहीं रखा। इसका मतलब हमें केवल एक ही जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसकी हेरिडिटी की स्टडी कर रहे हैं, या एक ही जेनेटिक कैरेक्टर्स जो है उसको ध्यान में रखते हुए हमें उसके बारे में पढ़ रहे हैं या क्रॉस करवा रहे हैं, तो वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। और दो लक्षणों को एक साथ ध्यान में रखते हुए क्रॉस करवाया जाए वो है हाइट ऑफ, वो है डाई हाइब्रिड क्रॉस। जैसे हाइट के साथ साथ सीड की जो शेप है वो कैसी है उसको भी ध्यान में रखें, और उनके बेसिस पर हमें ऑब्जर्वेशन करें प्लांट्स का, तो वो है डाई हाइब्रिड क्रॉस। दो के बजाय 3 लक्षणों को एक साथ ध्यान में रखते हुए करवाए तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, और उससे ज़्यादा हो तो वो हो जाएगा पॉली हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है केवल इनको ध्यान में रख लें। क्रॉस इन विच द स्टडी अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ ए सिंगल पेयर ऑफ जीन, किसी एक जीन के बारे में पढ़ा जाता है, किसी एक जेनेटिक कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। जेनेटिक कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ना मतलब जीन के बारे में स्टडी हो गई। तो एक ही जीन की स्टडी की जाती है या एक ही जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखकर स्टडी की जाती है, तो वो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। दो अलग अलग जीन्स या दो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए स्टडी करते हैं, तो वो है डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसके बाद में कुछ और वर्ड जो इसके लिए काम में लिए जाते हैं, उसमें कुछ जनरेशन वगैरह जो हैं उनकी हम बात करेंगे। जैसे
एक है पेरेंटल जनरेशन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं P से। अब ये जो है इसको हम कल की क्लास में हम आगे जब पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट जो हैं उनकी स्टडी करेंगे, उस पर आधारित डिपेंडेंट जो लॉज हैं, लॉज ऑफ जेनेटिक्स, उनकी स्टडी करेंगे, तब जाकर ये चीज़ क्लियर होगी। जैसे मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया तो उसने एक टाल प्लांट लिया, एक ड्वार्फ प्लांट लिया, ये पैरेटल जनरेशन है। तो वे ऑर्गेनिज्म या वे प्लांट जिनसे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया जाता है, शुरू किया जाता है, वो पेरेंटल जनरेशन को शो करते हैं या वो पेरेंटल जनरेशन बनाते हैं। तो द प्लांट विच आर क्रॉस टू गेट न्यू हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग, यानी ऐसे प्लांट जिनसे हम हाइब्रिड को ऑब्टेन करते हैं वो पेरेंटल जनरेशन है। सेकेंड, अगली जो टर्म है उसमें देखें तो उसको हम कहते हैं F1 जनरेशन। F1 जनरेशन है शॉर्ट में इसे लिखा जाता है, ये है फर्स्ट फीलियल जनरेशन। एक टाल प्लांट, एक ड्वार्फ प्लांट, इनको लिया, इनसे अगली पीढ़ी जो है वो ऑब्टेन की, उसको उगा के देखा, उसमें मान लें टाल प्लांट आए सारे के सारे। तो पेरेंटल जनरेशन से जो फीलियल जनरेशन या ऑफस्प्रिंग जनरेशन ऑब्टेन होती है, इसको हम कहते हैं, ये तो पेरेंटल जनरेशन हो गई, ये F1 जनरेशन है। तो F1 जनरेशन जो है वो फर्स्ट फीलियल जनरेशन जो है वो कहलाएगी, यानी द फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द पेरेंटल जनरेशन। वो क्या है? पेरेंटल जनरेशन इज कॉल्ड F1 जनरेशन। अगली टर्म, नेक्स्ट टर्म, वो है F2 जनरेशन। F1 जनरेशन को हम आगे बढ़ाएं और फिर इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए इनके बीच में क्रॉस करवाएं और F1 जनरेशन से हम अगली जनरेशन और प्रोड्यूस करें तो वो हो जाएगी F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन जो है वो क्या हो गई? द ऑफस्प्रिंग जनरेशन विच इज ऑब्टेन्ड या विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द F1 जनरेशन। ठीक है, सीधा सा है। पेरेंटल जनरेशन जिससे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट की शुरुआत होती है। F1 जनरेशन जो पेरेंटल जनरेशन से प्रोड्यूस होती है, F2 जनरेशन जो F1 जनरेशन से प्रोड्यूस होती है, वो हो गई। इसके बाद में एक मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड रेशियो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर जो रेशियो आता है टाल और ड्वार्फ का, राउंड ओरे, रिंकल्ड का, येलो ओरे, ग्रीन का, ये जो रेशियो आता है, यानी हमने यहाँ पर टाल और ड्वार्फ प्लांट है, उनसे हमने F1 जनरेशन प्राप्त की, उसमें देखा कि कितने लंबे और कितने बोने पौधे हैं, उनका जो रेशियो है 100% टाल है तो 100% आ जाएगा रेशियो, 100:0 या 100:10 ये रेशियो आ जाएगा। आगे यहाँ पर इसमें देखेंगे F2 जनरेशन में 3 प्लांट जो है वो टाल होंगे, एक प्लांट जो है वो कैसा होगा? ड्वार्फ होगा, यानी 75% टालनेस वाले, 1% ड्वार्फनेस वाला। तो उसमें देखें तो ये 3:1, ये क्या है? मोनोहाइब्रिड रेशियो है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो रेशियो ऑब्टेन होता है वो तो है मोनोहाइब्रिड रेशियो। फिनोटाइप के बेसिस पर है तो वो फिनोटाइप रेशियो हो जाएगा, जीनोटाइप के बेसिस पर है तो जीनोटाइप रेशियो। इसी तरह से डाईहाइब्रिड क्रॉस करवा रहे हैं, उसमें जो रेशियो आता है F1 जनरेशन का, F2 जनरेशन का, वो फिनोटाइप के बेसिस पर है तो फिनोटाइप डाईहाइब्रिड क्रॉस रेशियो, और जीनोटाइप है तो जीनोटाइप डाईहाइब्रिड क्रॉस रेशियो, ये कहलाएगा। इसके बाद में एक और टर्म जो है लास्ट वन, उसको ध्यान में रखना है, वो है रेसिप्रोकल क्रॉस। तो रेसिप्रोकल क्रॉस जो है वो किसे कहते हैं उसको देखेंगे। अब यहाँ पर पेरेंटल जनरेशन में जैसे मेंडल ने क्या किया, एक टाल और एक ड्वार्फ प्लांट जो है इसको ले लिया, इसको मान लें उन्होंने काम में लिया मेल के रूप में, मेल गेमेट इसके क्रॉस में यूज किए और फीमेल गेमेट जो है वो इसके यूज किए, और आगे F1 F2 जनरेशन जो है वो ऑब्टेन कर लिया। अब एक दूसरा जो एक्सपेरिमेंट करवाया उसने क्या किया, इनका जो सेक्स है उसको चेंज कर दिया। ड्वार्फ प्लांट है उसको तो मेल के रूप में यूज किया, उससे मेल गेमेट लिए, और टाल प्लांट है इसके फीमेल गेमेट लिए और फिर क्रॉस करवाया। इस तरह से सेक्स इंटरचेंज करके जो क्रॉस करवाया जाता है वही क्या है? रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक है, जैसे एक प्लांट जिसमें प्लांट A और B, टाल और ड्वार्फ, ये मान लिया, प्लांट A जो है वो मेल के रूप में, B जो है वो फीमेल के रूप में यूज लिया, और अगले क्रॉस में नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है उसमें B प्लांट को मेल के रूप में, A को फीमेल के रूप में यूज कर लिया, तो वो ही रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाता है। अब रेसिप्रोकल क्रॉस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे A प्लांट को मेल के रूप में ले, चाहे B है इसको फीमेल के रूप में ले, या उल्टा करके चाहे B को मेल और A को फीमेल के रूप में ले,
तो भी आगे जो रेशियो वगैरह आता है या रिजल्ट आता है वो सेम आता है। उन्होंने ये चीज़ देखने के लिए ये रेसिप्रोकल क्रॉस किया था कि प्लांट में जो मेल गेमेट किसी प्लांट से लेते हैं या फीमेल गेमेट किसी प्लांट से लेते हैं, कहीं उनका तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखने के लिए रेसिप्रोकल क्रॉस करवाया था, लेकिन उन्होंने इसके आधार पर यह बताया कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे टाल प्लांट जो है इसके मेल गेमेट और ड्वार्फ प्लांट के फीमेल गेमेट ले तो भी F1 जनरेशन में सारे प्लांट जो हैं वो टालनेस वाले होंगे, या फिर टाल प्लांट जो है वो फीमेल के रूप में और ये मेल के रूप में तो भी सारे प्लांट जो हैं वो कैसे होंगे, टालनेस वाले होंगे। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो क्रॉस है वो क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल क्रॉस। तो यहाँ तक ये जेनेटिक टर्मिनोलॉजी जो है आज की क्लास में हमने ये पढ़ी। अब इस टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखते हुए कल की जो क्लास है उसमें हम ये सारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, एक्सपेरिमेंट और उन पर बेस्ड जो मेंडल के 3 नियम हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वगैरह, उनकी स्टडी जो हो कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।